नमस्कार दोस्तों, एज की स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। राहुल हल्दर जी की लिखित हिंदी कहानी जीवित मुर्दा व बेताल भाग 2। इसी वक्त नाव घर के अंदर से एक हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। बहुत तेज नहीं, कोई धीरे धीरे हंस रहा है। इस अंधेरी रात को नदी के ऊपर तैरते नाव में 2 मनुष्य और एक लाश। लेकिन अचानक नाव पर बने घर में कौन है जो हंस रहा है? माझी और उसके लड़के का एक ही हाल है। हंसी सुनकर दोनों मानो पत्थर हो गए हैं। धीरे धीरे जमील माझी लालटेन को उठाकर नाव घर की तरफ गया और अल्लाह को याद करते हुए कांपते हाथों से पर्दे को उठाया। उसने अंदर जो दृश्य देखा वह उसके लिए बिल्कुल बुरा था। आश्चर्य भरी आंखों से जमील माझी ने देखा। नाव घर के अंदर भोला पागल की लाश पहले जैसी रखी हुई थी, केवल जिस कपड़े से उसे ढककर रखा गया था वह पूरी तरह से अलग हो चुका था। और उस लाश के सिर के पास कोई बैठा है, लेकिन वह इस नाव घर के अंधेरे में समाया हुआ है। माझी के हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन न जाने क्या सोच लालटेन को उठाकर वह नाव घर के अंदर गया। लालटेन की रोशनी से नाव घर के अंदर का अंधेरा कुछ कम हुआ। जमील ने उस रोशनी में देखा कि लाश के सिर के पास एक कंकाल बैठा हुआ है, लेकिन उसकी हड्डियों का रंग सफेद नहीं बल्कि काला है, मानो किसी ने हड्डियों पर काला रंग कर दिया है। इतना सब कुछ देखकर जमील माझी बेहोश होने ही वाला था, लेकिन वह फिर से एक और दृश्य देखकर कांप गया। अब नीचे लाश रूपी भोला पागल के शरीर पर उस कंकाल ने अपना एक हाथ रखा। तुरंत ही भोला पागल के शरीर से थोड़ा थोड़ा करके चमड़ा व मांस निकलने लगा। जमील माझी ने देखा निकलते चमड़े व मांस धीरे धीरे कंकाल के शरीर में जाकर जुड़ रहे थे। कुछ ही देर में वह कंकाल एक पूर्ण मनुष्य शरीर में परिवर्तित हो गया। केवल चेहरा जुड़ना अभी बाकी था। यह दृश्य देखते हुए जमील माझी उसी में खो गया। वह एकटक यही विभत्स दृश्य देखने में व्यस्त है। उधर माझी का लड़का बहुत देर से बुला रहा है। नाव घर के अंदर जाने के बाद उसे अपने अब्बा की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अंदर से उसे केवल कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। इधर आंखों के सामने ऐसे भयानक दृश्य को देखकर जमील माझी की धड़कन न जाने कब रुक गई। दोनों आंख अब भी आश्चर्य से भरी। वह हाथ में लालटेन, लेकिन शरीर में अब जान नहीं है। अब लाश के चेहरे का मांस कंकाल से जुड़ते ही वह हूबहू भोला पागल के जैसा दिखने लगा था। उस चेहरे पर एक भयानक हंसी खेल रही थी। धीरे धीरे भोला पागल का नग्न शरीर मरकर पत्थर हो चुके जमील माझी के शरीर की तरफ बढ़ा। इसके बाद अपने हाथ से माझी के सिर को एक ही बार में धड़ से फाड़कर अलग कर दिया। भोला पागल का शरीर मानो एक भयानक शैतानी शक्ति का अधिकारी बनकर लौट आया है। माझी के सिर को पास में रखकर वह अपने दोनों हाथों से शरीर को पकड़ लिया। फिर सिरहीन गले पर मुंह लगाकर अंतड़ियों को खींचकर बाहर करने लगा। गुस्से में माझी के शरीर को नाखून से फाड़ने लगा। फिर एक बार हंसकर माझी के शरीर से मांस फाड़कर मुंह के अंदर डालने लगा। उधर नाव घर के दूसरी तरफ के पर्दे को हटाकर जमील माझी के लड़के ने देखा कि जहां भोला पागल की लाश रखी हुई थी वहां अब एक कंकाल पड़ा हुआ है और उसके पैरों के पास एक कटा हुआ सिर। हल्की रोशनी में वह सिर को पहचान गया और तुरंत ही उसके मुंह से चिल्लाने की आवाज निकल गई। अब तक वह नग्न शरीर जमील माझी के मांस को खाने में व्यस्त था, लेकिन उसके लड़के की आवाज को सुनकर उसने उधर की तरफ देखा। माझी का लड़का वह डरावना दृश्य देखकर जमकर पत्थर जैसा हो गया। आश्चर्य होकर उसने देखा कि उसकी तरफ भोला पागल देख रहा है। उसके होठ से लाल खून की धारा निकल रही है। कोने के 2 दांत बड़े हो गए हैं। एक बड़ी सी जीभ को निकालकर वह माझी के खून को चाट रहा है।
अब उसने जीभ को अंदर कर लिया। उसके चेहरे पर अब एक शैतानी हंसी खेल रही है और उसी के साथ आंखों में बदले की आग भी है। लड़के ने एक हाथ से अपने गले के ताबीज को पकड़ लिया। भोला पागल अब पूरी तरह उस लड़के की तरफ मुड़ा। लड़के के हाथ में नाव की पतवार थी। तुरंत ही उसने पतवार से भोला पागल के नग्न शरीर पर वार किया। तुरंत ही नग्न शरीर लड़के की तरफ लपका। यह देख माझी का लड़का नाव से नदी में कूद गया और जल्दी ही तैरते हुए किनारे पर जाने की कोशिश करने लगा। भोला पागल का नग्न शरीर अब नाव के ऊपर खड़ा हुआ। उसके बाद एक हंसी निकालकर धीरे धीरे नदी के पानी में उतर गया। उधर लड़का लगभग नदी के किनारे पहुंच गया है, लेकिन उसी वक्त पानी के अंदर से किसी ने उसके पैरों को पकड़कर खींच लिया। कुछ सेकंड की छटपटाहट, फिर लड़के का शरीर पानी के अंदर समा गया। धीरे धीरे पानी के तरंग शांत हो गए। पानी के अंदर से कुछ हवा के बुलबुलों के साथ लाल खून भी ऊपर आया, मानो अंधेरे मिले हुए नदी पानी के साथ मिलकर उसके अस्तित्व को खत्म कर दिया। हो सकता है दूर पेड़ों पर बैठा कोई निशाचर पक्षी इस घटना का साक्षी होगा। कुछ ही देर में चारों तरफ का वातावरण पहले की तरह सामान्य होते ही वो सभी आवाज करते हुए इधर उधर उड़ गए। अगले दिन सुबह रामनाथ राह ताक रहे हैं कि कब जमील माझी लौटेगा। धीरे धीरे दिन खत्म होकर रात होने को आई, लेकिन माझी नहीं लौटा। उधर माझी की पत्नी आंखों में आंसू लेकर बिना कुछ खाए पिए अपने पति और बेटी की प्रतीक्षा में आंगन में बैठी हुई है, लेकिन माझी और उसका प्यारा लड़का नहीं लौटा। इसके बाद जमींदार साहब ने बहुत खोजबीन करवाई, इधर उधर आदमियों को भेजकर पता लगाया, लेकिन जमील माझी का सुराग कहीं भी नहीं मिला। जमींदार साहब ने जमील माझी की पत्नी को अपने घर लाकर रखा है। गांव के लोगों के बीच कई प्रश्न और बातों का कौतूहल सिर चढ़कर बोल रहा है। सभी सोच रहे हैं कि माझी और उसका लड़का रातों रात अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए घर छोड़कर चले गए, लेकिन जमील माझी को ऐसा क्या हुआ कि अपने लड़के को लेकर जाना पड़ा। ऐसे ही कई प्रकार के प्रश्न गांव वालों के मन में हिचकोले खाते रहे तथा इसी के साथ जमींदार साहब का सम्मान भी उनके बीच और बढ़ गया। बेचारी असहाय माझी की पत्नी को उन्होंने अपने घर में जगह दी। सम्मान तो बढ़ेगा ही, लेकिन असली बात से सभी अनजान रह गए। जमींदार साहब ने ही उन दोनों को एक विशेष कार्य के लिए भेजा था, यह किसी को भी पता न चला। इधर गांव वाले जिसे जमींदार साहब की अच्छाई सोच रहे हैं, उसके पीछे भी एक कूटनीतिक मतलब है। अगर वो माझी की पत्नी को अपने यहाँ न रखते तो वह गांव वालों को पूरी सच्चाई बता भी सकती है, क्योंकि माझी जमींदार साहब और माझी के लड़के के अलावा अगर कोई यह सच्चाई जानता है तो वह जमील की पत्नी ही है। अगर उसे जमींदार साहब अपने पास ना रखते तो गांव वालों को असली सच्चाई बता सकती थी, जिसके फलस्वरूप जमींदार साहब और उसके गुणवान लड़के दिनेश का कांड सभी के सामने आ जाता। हालांकि गांव वालों के मन का कौतूहल इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ। लगातार 2 दिनों में गांव से 3 मनुष्य गायब हो गए। पहले भोला पागल, फिर जमील माझी व उसका लड़का। आखिर वो सभी गए कहाँ? गांव के चाय की दुकान, मंदिर के चौखट, शाम की बैठक, सभी जगह लोगों के बीच आलोचना का विषय यही है। इधर ऐसी एक घटिया काम करने के बाद भी दिनेश और उसके दोस्तों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इसके उलट वे सभी और बेपरवाह हो गए। गांव के एक विशेष जगह पर रामनाथ से बोलकर दिनेश ने एक अड्डा घर बनवा लिया और वहीं पूरे दिन शराब और जुआ चलने लगा। गांव की लड़कियों और महिलाओं को उनके कारण रास्ते पर चलना दूभर हो गया। गांव के लोगों ने जमींदार साहब के पास इस बारे में कई बार शिकायत की है, लेकिन विशेष कुछ काम नहीं हुआ। जमींदार साहब अपने लड़के के प्रति इतने दुर्बल हैं कि वो अपने लड़के के साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर पाते। दिनेश यह सब अच्छे से समझता है, इसलिए इस कमजोरी का फायदा उठाकर वह दिन पर दिन और बेपरवाह होता जा रहा था। इधर गांव में एक नई समस्या शुरू हो गई। सभी को कभी कभार भोला पागल दिखाई देता। अभी कुछ दिन पहले ही दीनू यादव खेत से घर आने की तैयारी कर रहा था। सूर्य पश्चिम में लगभग अस्त हो चुका है।
इसलिए चारों तरफ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। दीनू ने देखा, मेड़ के ऊपर भोला पागल खड़ा है। इस हल्के अंधेरे में उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके शरीर गठन से दीनू उसे तुरंत पहचान गया। भोला पागल जब खड़ा होता था तो सामने की तरफ झुककर खड़ा होता था। इतने सालों से गांव के लोग उसकी इस तरह खड़े होने से परिचित थे, इसलिए दीनू को भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आई। दीनू ने पूछा, अरे भोला, तू लौट आया? बीच में कहाँ गायब हो गया था? इसके उत्तर में एक अद्भुत हंसी के अलावा कुछ नहीं सुनाई दिया। दीनू को थोड़ा डर लगा, इसलिए वह वहां से चल पड़ा। उसी दिन रात को एक और घटना घटी। सहदेव प्रतिदिन मछली छोड़े गए तालाबों पर पहरा देता था। आसपास के गांव के कुछ लड़के आकर रात को मछली चुराते हैं, इसलिए जमींदार रामनाथ ने पहरे का काम सहदेव को दिया है। हाथ में लाठी और लालटेन लेकर सहदेव प्रतिदिन की तरह इधर उधर टहलकर देख रहा था। उसी समय उसे जलाशय के पास एक परछाई बैठी हुई दिखाई दी। थोड़ा सा पास जाते ही शरीर की बनावट को देखकर सहदेव जान गया कि यह भोला पागल है। सहदेव सोचने लगा, यह इतनी रात को पानी के पास बैठकर क्या कर रहा है। यही सोचते हुए वह लाठी उठाकर भोला पागल की तरफ आगे बढ़ा। अबे वो भोला पागल, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? भाग यहाँ से। भोला बिल्कुल नहीं हिला, वह बैठा रहा। सहदेव उसके पास जाकर खड़ा हो गया। भोला पागल कुछ अद्भुत प्रकार से हंस रहा था। उसकी हंसी को सहदेव ने पहले भी सुना था, लेकिन आज उसे इस हंसी से डर लगा। अनजाने में ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण भी बिना रुके सहदेव वहां से मुड़कर जाने लगा। लौटते वक्त सहदेव ने कुछ खच खच करके चबाकर खाने की आवाज सुनी थी। इसका मतलब भोला पागल क्या कच्ची मछली खा रहा है? गांव के कई जगहों से ऐसी छोटी छोटी घटनाएं सभी ने बताना शुरू कर दिया। कोई भोला पागल को देखता और कोई उसकी अद्भुत हंसी को सुनता। ऐसी बातें पहले भी हुई हैं। सभी उसके पागलपन के बारे में जानते हैं, लेकिन इस बार जिसने भी उसे देखा, सभी को एक डर की अनुभूति हुई। इसी तरह एक दिन और बीत गया। अब गांव में एक और नई समस्या आ गई। एक एक कर गांव से पालतू पशु गायब होने शुरू हो गए। किसी की गाय, किसी की बकरी या मुर्गी को कोई बड़ी ही सफाई से चुरा रहा है। उधर बगल के गांव में एक और भयानक घटना घट रही है। आगे की कहानी अगले भाग में। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।